नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो कल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कल एक ऐसे कानून का अंत की शुरुआत होगी जिसमें भेदभाव था, जिसमें अन्याय था, जिसमें अनैतिकता थी, जिसमें कब्जे की भावना थी, और सबसे बड़ी बात, इस कानून में न्याय के मूलभूत सिद्धांत का हनन हो रहा था। हम बात कर रहे हैं पुराने वक्फ कानून की, जिसके दी एंड की शुरुआत कल हो जाएगी, क्योंकि कल लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। लेकिन क्रांतिकारी, समानता और न्याय पर आधारित इस नए बिल के पेश होने से पहले ही हमारे देश की सियासत का वो असली चेहरा फिर से सामने आ गया, जिसने पिछले 75 साल में इस देश का बहुत नुकसान किया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि नए वक्फ बिल का विरोध करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, लालू और तेजस्वी यादव की आरजेडी और ममता बनर्जी की टीएमसी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति जो करती है, उसका पूरा सच आखिर है क्या। आज हम आपको आंकड़ों के साथ यूपी, बिहार और बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। यह बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा, यानी कल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई, और जैसे कि उम्मीद थी, विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का पहले बैठक से वॉकआउट कर दिया। सरकार की ओर से पहले 4 से 6 घंटे चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि विपक्षी दलों के नेता वक्फ बिल पर कम से कम 12 घंटे की चर्चा की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि सत्र में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो चल रही थी उसे वॉकआउट कर दिया, और बाद में 8 घंटे चर्चा की बात पर सहमति बनी, और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चर्चा का समय अगर जरूरत हुई तो बढ़ाया भी जा सकता है। कल प्रश्नकाल के तुरंत बाद इस बिल को लोकसभा में रखा जाएगा। इसके पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और बहरहाल संसद का यह सत्र 4 अप्रैल तक चलना है। ऐसे में सरकार इस बिल को इस सत्र में ही पारित कराना चाहती है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है, और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये तो वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष भले ही हो हल्ला मचा रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि इसे पूरी पारदर्शिता के साथ लोकसभा में पेश किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनाकर सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। आइए जानते हैं कि जेपीसी ने वक्फ कानून के जटिल मुद्दों पर किस तरह से काम किया। देखिए, जेपीसी की जो पहली बैठक थी वो 22 अगस्त 2024 को हुई थी। पूरे 6 महीने में अकेले दिल्ली में 34 बैठकें हुई। जेपीसी ने कई राज्यों का दौरा किया और 24 से अधिक हितधारकों को बुलाया जो इस मामले की पार्टी थी। जेपीसी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा जेपीसी ने देश भर के 20 से अधिक वक्फ बोर्ड से भी बात की। इसके अलावा जेपीसी ने आम जनता और संगठनों से सुझाव मांगने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया, और आप जानते हैं इसके तहत लगभग 84 लाख, जी हां 84 लाख सुझाव जो थे वो ईमेल के जरिए प्राप्त हुए। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर बनी जो जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा
परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। आज तक का इतिहास में जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज्यादा मेमोरेंडम, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है, तो इससे ज्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जाकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी इस बिल के पहले भी खिलाफ थी और आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। तो अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी नए वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रही है? तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक। दरअसल समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के आधार पर की थी। समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास चीख चीख कर इस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों को बयां करता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जब विपक्ष में रहते थे तो वो मुस्लिमों की आवाज उठाते और जब सत्ता में होते तो उनके लिए काम करते। वो अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में सही गलत नहीं देखते थे। यहां तक कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए 1990 में उन्होंने अयोध्या में राम भक्त कार सेवकों पर गोली बरसाने में भी गुरेज नहीं किया, जिसमें दर्जनों कार सेवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी के बाद मुलायम सिंह पूरी तरह से जो मुसलमान थे उनके सामने, मुलायम के सामने नतमस्तक हो गए। अब अखिलेश भी मुलायम सिंह के कदमों पर चल रहे हैं। अब आइए आंकड़ों के जरिए ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच आखिर है क्या, जिसकी वजह से अखिलेश यादव आज सुधारवादी वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है और राज्य के कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर अपना असर रखते हैं, यानी हार जीत को तय करते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी जो है वो 20 से 30% के बीच में है, जबकि 73 सीटें 73 सीट्स ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से भी ज्यादा हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो कुल 80 लोकसभा सीटें यूपी में हैं, जिनमें से 29 सीटों पर मुसलमान मतदाता हार और जीत तय करते हैं। और अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की हर वाजिब और गैर वाजिब मांग मांगने का फायदा भी मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसे भर भर कर, झोली भर कर वोट दिए। CS-DS और लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 92% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया था। तो जब इतनी भारी तादाद में वोट मिलेगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण भी होगा। दूसरी तरफ बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पिछले दिनों पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें लालू और तेजस्वी यादव भी पहुंचे और वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के साथ मंच साझा किया था। आज फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। तो
तो लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक बचाए रखने के लिए नए वक्फ बिल का विरोध कर रही है। असल में लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम है। पिछले 3.5 दशक से ये एमवाय समीकरण आरजेडी को जिंदा रखे हुए है और इस साल तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लालू और तेजस्वी यादव वक्फ बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आइए अब आपको बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक का जो पूरा गणित है उसका हम आपको पूरा सच बताते हैं। देखिए, बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर का बड़ा रोल है। बिहार की 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। वहीं 7 सीटों पर 30 से 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और इसके अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। और इस तरह मुस्लिम वोट बैंक बिहार में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से ओवैसी की पार्टी जो है वो AIMIM के 5 विधायक थे। वहीं अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो आरजेडी से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा माले से 1 और बसपा से 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। आइए अब देखते हैं कि बिहार का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो किसे मिलता है। तो CSDS के आंकड़ों की माने तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी के महागठबंधन को वोट किया था, यानी आरजेडी कांग्रेस का जो महागठबंधन था उसे वोट किया था। वहीं बिहार के 11% मुसलमानों का वोट ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिला और 2020 के विधानसभा चुनाव में 12% मुसलमानों का वोट JDU, BJP और बसपा जैसे दलों में बट गया। यानी खास बात यह है कि इन चुनावों में JDU ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था और उन सभी को हार का सामना करना पड़ा। तो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी महागठबंधन के साथ है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर TMC, ममता बनर्जी की TMC भी कड़ा विरोध जता रही है। पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। We have been told where is the time. Now, if the BA committee meeting turns into fulfillment of the agenda of the treasury bench of the government, then what is the use of the meeting of the BA committee? We had to work out. Nothing has been allowed to discuss. Only government agenda, government bill, that will be discussed in the parliament. Parliament floor is equally important for the opposition. तो नए वक्फ कानून को लेकर TMC और उनकी नेता ममता बनर्जी की राजनीति को डिकोड करने के लिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पंडित होना जरूरी नहीं है। इसे एक आम आदमी भी आराम से समझ सकता है। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पूरे देश में ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे है। उनका मुस्लिम प्रेम किसी से नहीं छुपा है, यहां तक कि वो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाजों को सिर्फ इसलिए क्लीन चिट दे देती हैं क्योंकि वो भीड़ मुसलमानों की होती है। कल भी ईद के मौके पर उन्होंने मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया। कल उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो चाहें वो कर सकते हैं। और तो और बीजेपी का तो ये तक आरोप है कि ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा। ये आरोप है बीजेपी का। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 27 मार्च को पश्चिम बंगाल के मालदा में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी तब ममता वहां क्यों नहीं पहुंची। हिंसा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमले हुए, लेकिन ममता बनर्जी अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। इससे उनकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं, कितनी मिसालें हैं जब ममता बनर्जी पर मुसलमानों के हित में पक्षपात करने के आरोप लगे हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और उनके मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच पश्चिम बंगाल में क्या है ये जानते हैं। 2011 के जो जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो कुल आबादी है उसमें से 27% मुसलमान हैं और 2025 में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में जिस वक्त मुस्लिम आबादी है वो करीब 30%, 30% हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से 46 विधानसभा सीटें तो सीधे ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या 50% से ज़्यादा है। वहीं 16 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा है।
जबकि 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 30% के आसपास है या उससे ज़्यादा है, और 50 सीटों पर मुस्लिम आबादी जो है वो 25%, 25% जो है वो ज़्यादा है। यानी तकरीबन पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम ने बताया कि जो 100 से 120 सीटें हैं, इन पर टीएमसी एक मजबूत गढ़ बनाए रखने में इसी वजह से कामयाब हो गई थी। मुस्लिम बहुल सीटें थीं, और लोक नीति CSDS के एक रिसर्च के मुताबिक 2021 की विधानसभा जो चुनाव हुए तो 2021 में उसमें करीब 75%, 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी के पक्ष में मतदान किया था। यानी मुसलमान ममता बनर्जी की मजबूरी है, उनके तुष्टीकरण की वजह भी यही है। तो कांग्रेस का भी वक्फ संशोधन के खिलाफ विरोध जगजाहिर है। पार्टी के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने बिल का विरोध किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि ये एक समुदाय को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए बीजेपी सरकार का एजेंडा है। Opposing the bill because the motives of the government is not above board, and there are some hidden agendas here to sort of disenfranchise a community from its legitimate rights. So we will be opposing the bill. तो कांग्रेस का यह पुराना इतिहास है कि वो हमेशा से मुस्लिम समाज में सुधार लाने वाले हर बिल या फैसले का विरोध करती आई है। आपको याद होगा 80 के दशक में सारी दुनिया ने देखा था कि कैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने शाहबानो केस में राजीव गांधी की सरकार झुक गई थी, घुटने पर आ गई थी। उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में बहुमत के दम पर पलट दिया था। इसके अलावा ट्रिपल तलाक विरोधी कानून में भी कांग्रेस का रुख सभी ने देखा है। जाहिर है कांग्रेस नए वक्फ बिल का भी विरोध मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही कर रही है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही सारे देश के मुस्लिम वोट बैंक का ठेका कांग्रेस ने ले लिया था। इसके बदले में कांग्रेस की हर सरकार ने जबरदस्त तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण किया। 1954 में नेहरू सरकार ने ही वक्फ एक्ट बनाया था। इसके बाद 1964 में कांग्रेस की सरकार ने ही केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन किया, और फिर साल 2013 में एक बार फिर से वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया, और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। इस संशोधन के बाद बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का हक मिला हुआ है। तो इस तरह से कांग्रेस को जब भी मौका मिला वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से कभी पीछे नहीं हटी। आइए अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो करती है उसका पूरा सच क्या है। तो देखिए, CSDS और लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस को 38% मुसलमानों का वोट मिला। यानी देश में अगर 100 मुसलमान हैं तो उनमें से 38 ने कांग्रेस को वोट दिया। यानी करीब देश के हर तीसरे मुसलमान ने कांग्रेस को अपना वोट दिया था। इसके अलावा कांग्रेस के सहयोगियों को मुसलमानों का 27% वोट मिला। अगर इन मुस्लिम वोटों को आपस में जोड़ दिया जाए तो देश भर में करीब 65% मुसलमानों ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट दिया। आइए अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां कांग्रेस का या तो सत्ता में है या मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां कितने मुस्लिम वोटर्स हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, असम में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, कई बार सत्ता में रही है, वहां 34% मुस्लिम आबादी है। केरल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, 27% आबादी वहां पर मुसलमानों की है। उसी तरह से झारखंड में मुसलमानों की संख्या 15% है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, 14% मुसलमान। कर्नाटक में 13%, वहां पर कांग्रेस सत्ता में है। तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोटर है, जबकि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी है करीब 12%। तो ऐसे सारे राज्य जहां पे कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है वहां पे उसे मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। तो 27% मुस्लिम वोट बैंक की वजह से दक्षिण का राज्य केरल कांग्रेस का बहुत पुराना गढ़ रहा है। कांग्रेस यहां सांप्रदायिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ती है, जिसकी दम पर वो यहां सत्ता में आती जाती रहती है। पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं और IUML के सहयोग से सांसद हैं। और दूसरे राज्यों की तरह वक्फ के नाम पर केरल में भी खूब मनमानी चल रही है। यहाँ जमीन का टुकड़ा तो छोड़िए, पूरे के पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति बनाकर नोटिस थमा दिया जाता है, और इसका शिकार सिर्फ हिंदू या ईसाई नहीं बनते हैं बल्कि सभी धर्म के लोग बनते हैं। केरल में वक्फ बोर्ड की मनमानियों से हिंदू तो हिंदू, ईसाई तो ईसाई, बल्कि मुसलमान भी बुरी तरह से परेशान हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि केरल में कैसे हो रहा है वक्फ का खेल।
तो केरल में करीब 53,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से करीब 1,000 संपत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से वक्फ बोर्ड के 457 मुकदमे हिंदू और ईसाइयों के साथ चल रहे हैं। वहीं 551 मुकदमे ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के बीच ही विवाद है, यानी मुसलमानों की संपत्ति पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है। सबसे अजीबोगरीब मामला केरल के कोच्चि के गांव मुनम्मम का है। यहां गांव के एक बड़े हिस्से पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, जिससे 610 परिवार प्रभावित हुए हैं। इसमें से 510 ईसाई परिवार हैं, जिन्होंने इस मामले की शिकायत सरकार के साथ साथ चर्च से भी की, जिसके बाद केरल के 1000 चर्चों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किए। उनका कहना है कि मौजूदा वक्फ कानून असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। और वहीं सिरो मालाबार चर्च के चीफ मेजर आर्कबिशप राफेल थाटिल ने भी वक्फ की मनमानी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप की मांग की है। केरल में वक्फ पर विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि ईसाई समुदाय के लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुनम्मम के अलावा ईसाई बहुल चेराई और पल्लिकाकाल द्वीप नाम के इलाके पर भी वक्फ के तुगलकी फरमान है और वहाँ के लोग इसके शिकार हो चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी भी चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ के तला पूजा गाँव में 28 अक्टूबर 2024 को कुछ परिवारों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया और इनमें से कई परिवार मुस्लिम हैं। तो नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज के हित में है। खास तौर पर अब इस बात को मुस्लिम बुद्धिजीवी भी मानने लगे हैं, समझने लगे हैं और अपनी बात कहने लगे हैं। इस कड़ी में मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने कहा है कि ये बिल गरीबों, यतीमों के न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। वहीं ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वक्फ में संशोधन आज की ज़रूरत है और ये मुसलमान जो समाज है, मुस्लिम समाज, उसके हित में है। जबकि पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी ने कहा है कि AIMPLV को डर है कि वक्फ संशोधन से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कानून जो सरकार ला रही है, ये गरीबों, यतीमों, मिस्किनों को न्याय दिलाने के लिए हैं। और जो ये विरोध कर रहे हैं, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, तो विरोध तो उस काले कानून का होना है जो पूर्व में अभी तक चला आ रहा है। हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वक्फ का बेसिक मकसद ही है, कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे, तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की ज़रूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। वक्फ बोर्ड का फ़ायदा या वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा पसमानदा मुसलमानों को या गरीब मुसलमानों को या कमज़ोर जो बेवा है, यतीम है, यानी जो उसके हितधारक उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अब नए वक्फ बोर्ड को और चाक चौबंद करने का प्रयास किया गया, अमेंडमेंट करके उसमें सहभागिता बढ़ाई गई, उसमें सोशल जस्टिस की बात की गई, उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की गई। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद कैसे होगी मुस्लिम समाज को करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से पूरा सच में स्वागत है। तो कल लोकसभा में नया वक्फ बिल पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में 8,70,000 से ज़्यादा संपत्तियां हैं, जो करीब 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। इन सारी संपत्तियों का जो अनुमानित मूल्य है वो कम से कम लगभग उसका एक अंदाज़ा है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इसके बाद भी इन संपत्तियों से ना के बराबर आय होती है। इसकी वजह है कि वक्फ बोर्ड में चलने वाली जो धांधलियां हैं वो इसकी वजह है। लेकिन नए बिल के बाद ये सारी धांधलियां आसानी से दूर हो जाएंगी और जाहिर तौर पर इससे वक्फ बोर्ड को करोड़ों अरबों रुपए की आय होगी, जो सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विकास में ही काम आएगी। इस बात को तो जो है सच्चर कमेटी भी मान चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए। इसमें वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए भी सुझाव थे। तो 2005 में कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 163 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन सब संपत्तियों को मैनेज किया जाए तो सच्चर कमेटी का अनुमान था कि इससे 12,000 करोड़ रुपए सालाना इकट्ठा हो सकते हैं। ये बात पुराने समय की है, यानी 20 साल पुरानी है, 2005 की है। सोचिए आज के समय में 2025 में इससे भी और ज़्यादा कमाई हो सकती है, जिससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन वर्तमान में हाल बहुत बुरा है। वक्फ प्रॉपर्टी से होने वाली कुल आय में 2019 से लेकर 2024 के 5 सालों में 99% की भारी गिरावट देखी गई है, जबकि इस दौरान वक्फ संपत्तियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी संपत्ति बढ़ रही है लेकिन आय कम हो रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो वक्फ संपत्तियों से कुल नेट इनकम, कुल आय सिर्फ 1,26 लाख रुपए की हुई है। सोचिए कुल संपत्ति का मूल्य है कहाँ तो 1.2 लाख करोड़ रुपए और आय कितनी हो रही है 1,26 लाख रुपए मात्र की। अब आगे और सुनिए, वक्फ की संपत्तियां पूरे भारत में हैं, फिर भी मुट्ठी भर कमाई सिर्फ 3 राज्यों से आई है। बाकी के राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपनी कमाई 0 यानी शून्य बताई है, 0 बटे सन्नाटा। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।